फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। फ्रेंड्स, ये मेरा नेट एग्जाम से रिलेटेड ऑफिशियली यूट्यूब का चैनल है और अपने इस चैनल पर आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो वो है हमारा जो टॉपिक है वो है पूर्व मध्यकालीन, जो कब से कब तक है, 800 से ये है 1200 तक। 800 से 1200 तक का ये जो पूरा टाइम पीरियड था, उस टाइम पर जो जो चीजें हुई थी, जो उस टाइम पर भारत की जो राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी उसके बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल के साथ न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे वे में होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है आज हम इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करेंगे। तो हर चीज के बारे में जानें, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में भी आए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक लेकर आई हूँ और ये क्विक एंड शॉर्ट वे में ये हम सब चीजें जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ही जानेंगे। कुछ ज्यादा हम थ्योरी की तरफ जो बहुत डिटेल वाइज नहीं हम जाएंगे। जो जो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ज्यादातर पूछी जाती हैं, जो जिस वे में पूछी जाती है, उस चीज को ही हम आज यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। तो जैसे कि है, उत्तर भारत की जो राजनीतिक जो स्थिति किस प्रकार की थी उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या था कि जब हूनों के आक्रमण के कारण जो साम्राज्य का पतन के पश्चात क्या हुआ था कि गुप्तोत्तर काल जो था उसमें पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज का राजनीतिक सत्ता के केंद्र के रूप में क्या हुआ, उदय हुआ। कौन हुआ? कन्नौज का राजनीतिक सत्ता के केंद्र के रूप में। तो जो गुप्तोत्तर काल था, जो गुप्त काल के बाद आता है गुप्तोत्तर काल, तो उसमें पाटलिपुत्र के स्थान पर क्या हुआ, जो कन्नौज थी वो एक राजनीतिक सत्ता का पूरा केंद्र बन चुका था। तो कन्नौज को किस नाम से भी पुकारा जाता है? सम्राटों की क्रीड़ा स्थली के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि कन्नौज को किस नाम से जाना जाता है? सम्राटों की क्रीड़ा स्थली के रूप में। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी साथ साथ बताती रहूंगी, उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आगे आ जाता है डॉक्टर ईश्वी प्रसाद, जो कुछ विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपने उस समय को क्या बताया है? राज्य के अंदर राज्यों का काल बताया है। क्या बताया है? राज्य के अंदर ही राज्यों का काल। और सामंतवाद का जो क्या हुआ, उत्कर्ष हुआ। इस काल की मुख्य विशेषता क्या थी कि जिसने कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को और बढ़ावा दिया और राजनीतिक एकता का जो था, जो राजनीतिक एकता थी उसको नष्ट कर दिया था उस टाइम पर। क्या हुआ? शक्तिशाली राजवंश के स्थान पर एक उत्तर भारत में अनेक जो छोटे छोटे राजपूत राजवंश थे उसका शासन शुरू हुआ। जैसे कि एक विशाल जो राजवंश था, एक साम्राज्य होता है पूरा, उसका समाप्ति के बाद वो ना होकर एक छोटे छोटे जो राजपूत राजवंश आ जाते हैं, उन्होंने शासन किया था। तो इसको क्या कहा जाता है? राजपूत युग भी कहा जाता है। ये राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। राजपूत शब्द का जो प्रयोग था वो 9वीं शताब्दी में उस से पूर्व नहीं हुआ। राजपूत संस्कृत शब्द जो था वो किससे उभरा है? वो है राजपुत्र से। तो राजपूत किसका कहाँ से लिया गया है? राजपुत्र का ही ये अभिप्रंश लिया गया है, राजपूत। तो ये है, तो राजपूत की जो उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसे कि बताया गया है कि गुप्तोत्तर काल के पश्चात जहां भारत की जो राजनीतिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति उसका जन्म हुआ। बाद में क्या हुआ कि 7वीं शताब्दी के आसपास उत्तर भारत में छोटे छोटे क्षेत्रीय जो राज्य थे उनका निर्माण हुआ, उन्होंने सत्ता को संभाला। फिर स्मिथ जो आ जाता है, उसके अनुसार ये बताया गया है कि हर्ष की मृत्यु के बाद जो तुर्क थे उनके आधिपत्य तक राजपूत इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच का जो काल है वो राजपूत काल कहा जाता है, क्योंकि राजपूत राजवंश जो है वो उभर कर सामने आया और उसके जो राज्य थे, कुछ राज्य हुए, शासक हुए, उन्होंने शासन किया था। तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का ही शब्द का विकृत रूप लिया गया है। और जो जगदीश गहलोत के अनुसार ये बताया गया, जो उनकी पुस्तक थी, ये भी याद रखिएगा कि जगदीश गहलोत की पुस्तक कौन सी थी? राजपूताने का इतिहास, जो 1937 की है। तो इसमें उन्होंने ये बताया है कि मुसलमानों के आगमन एवं आक्रमण तक यहाँ के जो शासक थे वो क्या कहलाए थे? क्षत्रिय। तो राजपूत अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रिय। क्षत्रिय कुल के माने गए हैं। तो धीरे धीरे मुसलमानों ने ही इन क्षत्रियों को हराकर सामंत बनाया अपना, और राजवंशी होने के कारण इन सत्ताहीन क्षत्रिय जो क्षत्रिय थे उनको राजपूत कहा जाने लगा था। फिर राजपूत स्वयं को वैदिक कार्यों से संबंधित सूर्य और जो चंद्रवंशी है वो भी बताते हैं। तो राजपूत तो क्षत्रिय तो है,
वो साथ साथ अपने आप को क्या सूर्य और चंद्रवंशी भी बताते हैं। तो ये राजपूत की जो एक खासियत मानी गई, सूर्य, चंद्रवंशी और क्षत्रिय के रूप में। तो प्रतिहार राजपूत कौन, उसमें राम के भाई लक्ष्मण की संतान बताते हुए सूर्यवंशी होने का दावा किया है। तो अलग अलग दावे भी किए गए हैं, उसमें क्या स्पष्टता है, जब क्या सत्यता है उसके बारे में नहीं, लेकिन ये दावे किए गए हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ मत भी आए हैं, विभिन्न मत दिए गए हैं। कुछ जो थे वो इनके जो मत जो है उनके साथ किसी ने सहमति प्रकट की है, तो कुछ जो थे वो उसके विरुद्ध भी थे। तो इसकी जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसके मत के बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे कि अग्निकुंड से उत्पत्ति का जो सिद्धांत बताया गया है, उसमें क्या था कि पहले ये इंपॉर्टेंट है, चांद बरदाई ने अपना जो ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो में राजपूतों का उदय कहाँ से माना है, अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू पर्वत पर जब ऋषि तपस्या करते थे, किंतु कुछ असुर जो थे वो यज्ञ को दूषित कर देते थे, तब आबू पर्वत पर ऋषि जो वशिष्ठ थे उनके द्वारा एक यज्ञ किया गया था, जिसकी जो अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे। तो 4 योद्धा जो उत्पन्न हुए थे वो ही 4 जातियां जो थी उसकी उत्पत्ति मानी गई है। तो अग्निकुंड से 4 जातियों की उत्पत्ति का संदर्भ मिलता है, उत्पत्ति को माना जाता है। तो वो किस प्रकार थी, जिसमें पहले आ जाते हैं गुज्जर प्रतिहार, आ जाते हैं चालुक्य जो सोलंकी, परमार और चहमान। तो ये 4 आ जाते हैं। इनके बारे में हम पहले थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं, फिर इनके बारे में आगे जानेंगे। तो इन सभी को भी हम डिटेल वाइज आगे पढ़ेंगे, कौन कौन से जो गुज्जर थे, कौन कौन से जो शासक हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट थे, कुछ प्रभावशाली थे, जिसके कारण ये जो वंश था आगे बढ़ा था। तो सभी के बारे में हम डिटेल वाइज आगे बढ़ेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि अग्निकुंड के जन्म होने के कारण राजवंश जो थे अग्निवंशी कहलाए थे। तो फिर 18वीं शताब्दी में सूर्यमल मिशन ने वंश भास्कर में अग्निकुंड सिद्धांत का क्या किया, समर्थन किया था। मनोत मुहनोत नौनसी ने अपनी ख्यात नौसी ख्यात में अग्निवंशीय सिद्धांत का भी समर्थन किया। तो ये सभी ने कुछ जो अपने मत दिए हैं, समर्थन प्रकट किया है उनकी तरफ, उनके बारे में बताया गया, तो उसके बारे में है। तो एक बार पढ़िएगा जरूर बस। विलियम कुकर और कर्नल टॉड ने भी अप्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन करते हुए राजपूतों का क्या बताया है, विदेशी बताया है। कर्नल जेम्स टॉड भी हैं, तो वो भी आ जाते हैं। उन्होंने भी अग्निकुंड का जो मत था उसका प्रयोग किया और अपने मत की पुष्टि के लिए किया था, कि अपना जो मत था उसको स्पष्ट करने के लिए ही इसका समर्थन किया था। जो उनकी जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अग्निकुंड से। टॉड ने इस मत को समर्थन देते हुए ये कहा कि विदेशी जातियां जैसे कि शक है, कुषाण, यूनानी, सीथियान, हून आदि, ये सभी क्या है, अग्नि संस्कार द्वारा शुद्ध करके उन्हें भारतीय समाज में शामिल करने लाया गया था। इसलिए ये भी लोग क्या है, राजपूत ही कहलाए थे। तो क्या था कि वो अग्नि से अपने आप को शुद्ध करते थे, तो इसलिए इनका जो राजपूत है वो भी अग्निकुंड से ही उत्पन्न हुए हैं, अपने आप को वो भी उस प्रकार ही शुद्ध मानते थे। तो इसलिए समर्थन किया गया है उनके साथ साथ। तो जैसे कि समर्थन में थे कुछ लोग आए थे, तो उसके साथ दूसरी तरफ खंडन में भी थे। तो जैसे कि अग्निकुंड सिद्धांत का ओझा जी ने के द्वारा अग्नि पुराण ग्रंथ के अनुसार खंडन भी किया गया है। फिर दशरथ शर्मा ने अग्निकुंड का सिद्धांत राजपूत चरण एवं बाटों की मानसिक कल्पना की उपज सिर्फ बताया है। फिर गोपीनाथ जो आ जाते हैं, गोपीनाथ शर्मा, उन्होंने इस मत का विरोध भी किया है और चांद बदाई की जो बात को काल्पनिक बताया कि ये एक सिर्फ काल्पनिक है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसे ब्राह्मणों का एक प्रतिष्ठित जाति की महत्ता निर्धारित करने का एक प्रयास कहा है। तो अलग अलग मत दिए गए हैं, किसी ने खंडन किया है और किसी ने समर्थन किया है। तो कुछ जो बताते हैं ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में, तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति के सिद्धांत का क्या समर्थन किया गया है कि सर्वप्रथम डॉक्टर भंडारकर जो थे, उन्होंने चित्तौड़ एवं अचलेश्वर से प्राप्त जो शिलालेख हैं, जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर यह बताया है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है नागर ब्राह्मणों से बताई गई है। तो अब ये क्या बताया गया है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ब्राह्मणों से मानी गई है। फिर बटियाला लेख है जिसमें कि मंदसौर जोधपुर से प्राप्त जो शिलालेख है उसमें प्रतिहारों को ब्राह्मण वंश का बताया गया है। इस शिलालेख के अनुसार ही जो प्रतिहार ब्राह्मण जो था हरिश्चंद्र एवं उसकी जो पत्नी भद्रा और माद्रा की संतान थे। तो ये फिर आगे आ जाता है बिजोलिया शिलालेख है, उसके अनुसार क्या बताया गया है कि वासुदेव का जो उत्तराधिकारी सामंत अवश्य गोत्रीय ब्राह्मण था। फिर राजशेखर ब्राह्मण जो है उसका विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों के ब्राह्मण होने का स्पष्ट प्रमाण था। तो ये कुछ कुछ जो
बातें थी उनको जोड़ जोड़ कर जो बताया गया है कि ये ब्राह्मणों की संतान है, तो ये रिलेट किया गया है। तो आगे आ जाता है गोपीनाथ शर्मा, उनके अनुसार भी ये बताया गया है कि मेवाड़ों के गोहिलों के नागर जाति के जो ब्राह्मण गोह दत्त का वंशज इनको बताया गया है। फिर ओजी ओझा जी के अनुसार महाराणा कुंभा ने जयादेव के गीत गोविंद की जो टीका रसिका प्रिया में भी स्वीकार किया है कि गुहित लोत नागर जाति के जो ब्राह्मण गुहत की संतान थे। तो जस्ट इनको एक बार पढ़िएगा कि किसके द्वारा क्या मत है, इतना डिटेल में जाने की बस जरूरत नहीं है। पिंगला सूत्र वृत्ति में राजपूतों मेवाड़ों के गोहिलों के ब्राह्मण से उत्पन्न बताया गया है, और किंतु डॉक्टर जशा शर्मा के तर्क सहित इस मत का खंडन किया है। तो ये जस्ट एक बार रीड कर लेना। आगे आ जाता है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति के संबंध में जो मत दिए गए, सिद्धांत आ जाते हैं, कुछ दिए गए हैं उसके बारे में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। तो जो सिद्धांत प्रकट किए गए, जैसे कि आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड के उत्पन्न बताया गया कि जो राजपूत हुए हैं ये अग्निकुंड से जो 4 जातियां उत्पन्न हुई, जिसमें कि जो कि चौहान चहमान गुज्जर प्रतिहार ये सभी आ जाते हैं। तो ये किसका है, विद्वान किसने कहा है, चांद बरदाई का जो पृथ्वीराज रासो उसमें बताया गया है। फिर शक कुषाण हून आदि ये सभी क्या है, विदेशी जातियों की संतान है। किसके द्वारा कहा गया है, कर्नल टोंट के द्वारा, ईश्वर प्रसाद स्मिथ, कुकुर डी आर भंडारकर के द्वारा। फिर प्राचीन क्षत्रियों की संतान किन्होंने बताया है, जी एच ओझा, सीवी वैद्य। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको ध्यान में रखिएगा। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज माना गया है जो राजपूतों को, ये किसने कहा है, बीडी चट्टोपाध्याय ने कहा है। प्राचीन आदिम जातियां गोंड खरवार भर आदि के वंशज किसने कहा है, स्मिथ ने। यूजी जो कुषाण जाति के जो वंशज हैं, तो ये कनिंघम के द्वारा कहा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विभिन्न जातियों का मिश्रण है, ये दशरथ शर्मा विशुद्धानंद पाठक के द्वारा। और ब्राह्मण वंशीय उत्पत्ति, ये दशरथ शर्मा, वीएस पाठक और गोपीनाथ शर्मा के द्वारा बताया गया है। तो ये जो चार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया है, तो इसको एक बार पढ़िएगा और साथ में नोट डाउन जरूर कर लेना। आगे आ जाता है विदेशी उत्पत्ति का जो मत बताया गया है, तो ये कर्नल जेम्स टॉन, विलियम कुकर, वीएस स्मिथ, कनिंघम, ईश्वरी प्रसाद भंडारकर राजपूतों को विदेशी जातियों की संतान बताते हैं। तो हमने अभी पढ़ ही लिया है, तो ये उसके बारे में। आगे रहता है प्राचीन क्षत्रियों की जो संतान बताया गया है, तो प्राचीन क्षत्रियों की जो संतान, जैसे कि डॉक्टर गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा, तो पहले भी हमने जाना है, तो उनकी पुस्तक कौन सी थी, राजपूताने का प्राचीन इतिहास, जो 1925 के अनुसार राजपूत जो थे ये प्राचीन वैदिक क्षत्रियों की संतान थे। फिर सीएम वैद्य ने भी ओझा का समर्थन करते हुए राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की क्या है, संतान का है। और नंद्रहरण के प्राप्त एक जो शिलालेख के अनुसार महाकाव्य काल के राम एवं कृष्ण जो थे वो क्षत्रिय थे, अंत राजपूत भी वैदिकारियों की संतान ही उनको बताया गया। तो ये भी सिमिलैरिटीज उनके साथ उनको रिलेट किया गया है जो चीजें हैं। फिर आगे मनुस्मृति में जो राजपूतों की ब्रह्मा की संतान बताया गया है उनको। फिर ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में राजपूतों को ब्रह्मा की जो भुजाओं से उत्पन्न वो बताया गया है। तो ये सभी चीजें जो है उनके बारे में, प्राचीन क्षत्रियों की संतान, फिर ब्राह्मणों से उनकी उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया है। तो अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं जो दी गई हैं, तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर किसी जगह में आपको नहीं मिलेंगे, तो प्लीज साथ साथ इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो एनटीए वाले हैं वो कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो हर चीज के बारे में जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर आगे आ जाता है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का जो सिद्धांत आ जाता है। तो श्री जगदीश सिंह गहलोत के अनुसार राजपूतों के राजवंश वैदिक एवं पौराणिक काल में राज्यन क्षत्रिय आदि नाम से प्रसिद्ध सूर्य एवं चंद्रवंशी क्षत्रियों की संतान थे। ये ना तो विदेशी थे और ना ही क्या थे, अन्यार्यों के वंशज थे। फिर डॉक्टर दशरथ शर्मा, उनकी पुस्तक कौन सी थी, राजस्थान थ्रू डी एजेज। तो ये इसमें भी क्या है कि राजपूतों को सूर्य चंद्रवंशी स्वीकार करते हैं, उन्हें आर्यों की संतान एवं जो है क्या है कि भारत का मूल निवासी माना है। और ओझा ने अग्निवंशीय मत का खंडन करते हुए राजपूतों को सूर्यवंशी चंद्रवंशी बताते हुए विशुद्ध प्राचीन क्षत्रियों की जो उनका वंशज है वो बताया है। और अग्नि पुराण के अनुसार चंद्रवंशी कृष्ण अर्जुन, सूर्यवंशी राम एवं लवकुश के वंशज ही राजपूत थे। तो फिर आगे आ जाता है कि हरीशनाथ अभिलेख जो सीकर में चौहानों को सूर्यवंशी बताता है, और वंशावलियों में राठौरों को सूर्यवंशी, यादवों और भट्टियों को
चंद्रवंशी बताया गया है। तो ये था उनका सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होने का जो दावा किया गया है, अलग अलग जो विद्वानों अभिलेखों के द्वारा उनके बारे में बताया गया है। आगे आ जाता है जो मिश्रित जो उत्पत्ति है उसका जो सिद्धांत है उसके बारे में। तो क्या था कि डॉक्टर बी डी चट्टोपाध्याय ने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में एक नया सिद्धांत ब्रह्म क्षत्रिय सिद्धांत जो प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार राजपूत मिश्र जाति के संतान बताए गए हैं। दशरथ शर्मा, वी एस पाठक, वी एन पाठक का मानना था कि राजपूत जाति के कई क्षत्रियतर वर्ण भी शामिल थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया कि पृथ्वीराज रासो में 36 राजपूत कुल का उल्लेख मिलता है और कुमार पाल चरित्र वर्णन वर्ण रत्नाकर रायतरंगिणी में भी 36 कुलों का ही उल्लेख प्राप्त होता है। तो राजपूत के कितने 36 कुलों का जो उल्लेख है वो प्राप्त होता है। कुमार पाल चरित्र वर्ण रत्नाकर और रायतरंगिणी में भी 36 कुलों का ही उल्लेख प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, यही थे आज के कुछ टॉपिक्स, जिसमें हमने जो पहले जाना है कि जो उस टाइम पर जो पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत की जो राजनीतिक स्थिति में कैसे उथल पुथल हुई, हूणों के आक्रमण के कारण जो पतन हुआ, जो बड़े साम्राज्यों का बाद में छोटे छोटे जो राज्य उत्पन्न हुए, जिसमें क्या था कि जो राजपूत जो थे वो ये जाति जो उभर कर सामने आई। कुछ मत ये दिए गए थे कि अग्नि से जो ये जो चार जातियां उत्पन्न हुई थी, जिसमें कि गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चाहमान ये आई हैं। तो इनको हम आगे जानेंगे। पहले हमने सिर्फ ये जाना था कि राजपूतों की जो उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मत किस प्रकार दिए गए थे। किसी के द्वारा कुछ कहा गया था, किसी के द्वारा इनको सूर्यवंशी चंद्रवंशी, किसी के द्वारा इनको विदेशी, किसी के द्वारा प्राचीन क्षत्रियों की संतान और किसी के मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत के बारे में ये बताया गया था। तो आगे हम इसको और डिटेल वाइज जानेंगे, जिसमें कि हम गुज्जर, प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहानों के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। तो जिसमें कि पहले हम गुज्जर प्रतिहार में जैसे कि नागभट्ट प्रथम आ जाता है, वस्यराज नागभट्ट द्वितीय, महीर भोज, महेंद्रपाल प्रथम, महीपाल। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इनके बारे में भी हम आगे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं तो वही जानेंगे। ऐसे ही हम प्रिपरेशन करेंगे। अभी और हमें टाइम मिल चुका है एग्जाम के लिए, तो पोस्टपोन हुआ है एग्जाम, तो अभी और टाइम है। तो ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर प्रोवाइड करवाती रहूंगी, वीडियोस ऐसे ही अपलोड करती रहूंगी। तो प्लीज आप वीडियो देखेगा और अपने फ्रेंड के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कर भी जरूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।